नमस्कार विद्यार्थी, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी का मेरी इस क्लास में, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विगत जो कक्षा हमारी थी उसमें हमने समृद्धि और विकास के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम विकास, परिपक्वता व अधिगम, इनका एक दूसरे से क्या संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कल का जो हमारा मुख्य टॉपिक था विकास, उसी विकास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विकास किसे कहते हैं या विकास क्या है? तो अपन ने पढ़ा था कि विकास प्रगतिशील, क्रमबद्ध व पूर्वानुमेय परिवर्तनों का वह प्रारूप है जो गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, जिसमें अभिवृद्धि व ह्रास दोनों शामिल होते हैं। और विशेष रूप से ह्रास जो है, डिक्लाइन, वो हमें प्रौढ़ावस्था के बाद दिखाई देता है, अर्थात मुख्य रूप से वृद्धावस्था में हमें ह्रास दिखाई देता है। तो इस तरीके से विकास क्रमिक व संगत उत्तरोत्तर परिवर्तनों का एक क्रम होता है। क्रमिक व संगत उत्तरोत्तर परिवर्तनों का एक क्रम होता है। अब अपन देखते हैं परिपक्वता। परिपक्वता किसे कहते हैं? परिपक्वता क्या है? तो इसे आंतरिक अभिवृद्धि भी कहते हैं। परिपक्वता क्या है? आंतरिक अभिवृद्धि। परिपक्वता आंतरिक अभिवृद्धि है। दूसरा, परिपक्वता बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली अंतःशक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। अर्थात बालक को वंशानुक्रम से जो भी अंतःशक्तियां प्राप्त होती है, इंटरनल पावर्स जो प्राप्त होती है या आंतरिक विशेषताएं जो उसे प्राप्त होती है, उनकी खुली अभिव्यक्ति है। परिपक्वता बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। पहला इसका आशय हमने समझा आंतरिक अभिवृद्धि से। दूसरा देखते हैं अपन, बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। परिपक्वता क्या है? बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। परिपक्वता क्या है? आंतरिक अभिवृद्धि है। तीसरा, परिपक्वता में कौन से परिवर्तन आते हैं? तो परिपक्वता जो है, परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करती है जिनका एक निश्चित क्रम होता है तथा जो मुख्यतः आनुवंशिक रूपरेखा
से प्रभावित होते हैं, जो कि अभिवृद्धि तथा विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। ये है परिपक्वता। अब इसको अपन समझें। आंतरिक अभिवृद्धि अर्थात परिपक्वता आंतरिक अभिवृद्धि है जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। आंतरिक अभिवृद्धि बालक जब जन्म पूर्व अवस्था में होता है अर्थात गर्भावस्था में जो होता है 9 महीने 280 दिन माँ के गर्भ में जब वो पल रहा होता है तब उसमें जितने भी परिवर्तन होते हैं विकास के अर्थात उसका जो भी शारीरिक विकास होता है, जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अंग प्रत्यंगों का जो भी निर्माण होता है उसमें वो केवल और केवल किससे प्रभावित होता है? सर्वाधिक परिपक्वता से प्रभावित होता है। फिर लिखा है बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। परिपक्वता का मतलब यह है कि कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं निर्धारित हैं, कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं निर्धारित हैं जो वंशानुक्रम की रूपरेखा से तय होती हैं और जिनका एक निश्चित क्रम होता है और जो समय के अनुसार घटित होती है। अर्थात ऐसी शारीरिक प्रक्रियाएं या ऐसी शारीरिक क्रियाएं जो जिनका एक निश्चित क्रम होता है और जो वंशानुक्रम की रूपरेखा द्वारा निर्धारित होते हैं, जिनका एक नियत समय होता है, उसी समय पर वे शारीरिक क्रियाएं घटित होंगी। इसी को कहते हैं परिपक्वता। इसी को क्या कहेंगे? परिपक्वता। जैसे एक उदाहरण से अपन समझते हैं। परिपक्वता से संबंधित जो क्रियाएं हैं या परिपक्वता से संबंधित होने वाले जो परिवर्तन हैं या परिपक्वता से संबंधित जो शारीरिक क्रिया है उनको क्या कहते हैं? फिलोजेनेटिक क्रियाएं। फिलोजेनेटिक क्रियाएं एक उदाहरण के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। जैसे एक कोटेशन आपको सीधा सा ध्यान रखना है। परिपक्वता आंतरिक अभिवृद्धि है जिस पर प्रशिक्षण अर्थात अभ्यास, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां अपन इसको देखेंगे। फिलोजेनेटिक क्रियाएं, तो फिलोजेनेटिक क्रियाएं किसे कहेंगे? वे क्रियाएं जो परिपक्वता पर आधारित होती हैं। वे क्रियाएं जो परिपक्वता पर आधारित होती हैं और ये व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। और इनका निर्धारण किसके द्वारा होता है? व्यक्ति के, बालक के अंतः जो शक्तियां हैं और जो उसका जो वंशानुक्रम का जो ब्लूप्रिंट है, वंशानुक्रम की जो रूपरेखा है, उसकी जो अंतः शक्तियां हैं, उसके द्वारा ये प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं। उनका जो समय होता है वो उस आनुवंशिक रूपरेखा और अंतः शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसे वे क्रियाएं जो परिपक्वता पर आधारित होती है उसे फिलोजेनेटिक क्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं पर प्रशिक्षण और अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्रियाएं कौन सी होगी? जैसे पहली क्रिया, ये उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं अपन, क्रीपिंग। पहली क्रिया क्रीपिंग। क्रीपिंग अर्थात बालक का खिसकना। बालक जो खिसकने की क्रिया करता है वो खिसकने की क्रिया परिपक्वता पर आधारित है। अर्थात वो एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है
जो एक पार्टिकुलर समय पे घटित होगी, उससे पहले उसके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो उस क्रिया में कुशलता या उस क्रिया को, उस परिपक्वता संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए की जाती है। तो पहला जो है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है बैठना, सॉरी क्रीपिंग यानी खिसकना। ये एक निश्चित समय पे होगा, इसका क्रम होगा। उसके बाद क्रॉलिंग, घुटनों के बल चलना। क्रॉलिंग, घुटनों के बल चलना। तीसरा होगा सीटिंग, बैठना। और चौथा होगा वॉकिंग, चलना। ये कहलाती है फिलोजेनेटिक क्रियाएं। ये केवल उदाहरण मात्र है, इनका एक क्रम भी होगा। खिसकना, घुटनों के बल चलना, बैठना और फिर चलना। ये फिलोजेनेटिक क्रियाएं हैं, परिपक्वता पर आधारित क्रियाएं हैं। अब इसको एक और उदाहरण है, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। उससे पहले आप ये चीज समझ ले, बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली अंतःशक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। क्या है? परिपक्वता बालक को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाली अंतःशक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्रीपिंग, क्रॉलिंग, सीटिंग और वॉकिंग। खिसकना, घुटनों के बल चलना, बैठना और चलना। ये फिलोजेनेटिक क्रियाएं हैं जिनका एक निश्चित समय है, उसी समय पर ये क्रियाएं घटित होंगी। उससे पहले हम इन क्रियाओं को घटित नहीं करवा सकते, या समय से पहले ये क्रियाएं कितना भी हम अभ्यास करवाएं एक बच्चे को, वो इन क्रियाओं को पूर्ण नहीं कर सकता है। अब दूसरा और एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे एक 7 माह का जो बालक है, 7 माह का बालक बिना सहारे के बैठ जाता है। अब ये फिलोजेनेटिक क्रिया है, ये परिपक्वता संबंधित क्रिया है। इस क्रिया को यदि आप परिपक्व होने से पहले, अर्थात इस 7 माह की जो पार्टिकुलर अवधि है, उस अवधि से पहले आप ये चाहें कि मेरा जो बालक है या जो बच्चा है वो 5 महीने में बैठना सीख जाए बिना सहारे, या 4 महीने में बैठना सीख जाए, और उसके लिए आप उसे जितना चाहे प्रशिक्षण दो, विशेष प्रशिक्षण भी दोगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात उसका जो एक परिपक्वता की ये जो घटना है या जो क्रिया है, कौन सी? बिना सहारे बैठना, वो 7 माह में तय कर रखी है। अर्थात उसको जो वंशानुक्रम से जो उसे अंतःशक्तियां प्राप्त हुई है, या वंशानुक्रम की जो रूपरेखा है, उस वंशानुक्रम की रूपरेखा ने तय किया है। क्या तय किया है? कि 7 माह का जो बालक होगा, 7 माह की पार्टिकुलर अवधि होगी, तब तक उसमें उसकी जो पेशियां हैं या उसका जो पूरा शरीर है वो उतना विकसित होगा कि वो बैठ सकता है। अवधि कितनी होगी? 7 माह।
7 माह का बालक बैठ सकता है। अब अपन देखें कि 8 माह का बालक जो है उसको सहारा देके खड़ा कर सकते हैं, सहारा देके खड़ा कर सकते हैं। तो यह जो सहारा देकर खड़ा करने की जो शारीरिक क्रिया है यह परिपक्वता पर आधारित है। यह 8 माह की अवधि में ही संपन्न होगी, 8 माह की अवधि में ही संपन्न होगी। उससे पहले हम चाहें कि 6 महीने का बालक इस तरीके से सहारे के बल खड़ा हो जाए, ये संभव नहीं है। उसी तरीके से अपन देखते हैं कि 15 माह का जो बालक है वो बिना सहारे स्वतंत्र रूप से खड़ा होगा। तो बिना सहारे स्वतंत्र रूप से खड़ा होना यह परिपक्वता पर आधारित एक शारीरिक क्रिया है जो उस पार्टिकुलर 15 माह की अवधि में ही घटित होगी। ये 15 माह की अवधि में ही घटित क्यों होगी? क्योंकि उस बालक के अर्थात उस जातिगत मतलब वो जो प्रजाति है पार्टिकुलर, जैसे मानव प्रजाति है, तो मानव प्रजाति की जो आंतरिक शक्तियां जो उसको मिलती हैं वंशानुक्रम में, या वंशानुक्रम की जो रूपरेखा है उसने इस संपूर्ण मानव प्रजाति में यह तय कर दिया है कि लगभग 15 माह का बालक स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है, स्वतंत्र रूप से खड़ा होकर चल सकता है। 8 माह का बालक सहारे से खड़ा होगा, 8 माह का बालक सहारे से खड़ा होगा और 7 माह का बालक बिना सहारे बैठेगा, बिना सहारे बैठना, बिना सहारे बैठना। तो ये जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं ये सब परिपक्वता पर आधारित शारीरिक क्रियाएं जिसको फिलोजेनेटिक क्रियाएं कहते हैं। और ये क्रियाएं उनका एक जो आनुवंशिक रूपरेखा और अंतःशक्ति, अब देखते हैं मानव प्रजाति। हमारी प्रजाति कौन सी है? मानव प्रजाति। तो मानव प्रजाति की चरित्रगत विशेषता है, मानव प्रजाति की चरित्रगत विशेषताएं कौन निर्धारित करेगा? अंतःशक्तियां व आनुवंशिक रूपरेखा या ब्लूप्रिंट। तो मानव प्रजाति की चरित्रगत जो विशेषताएं हैं वो हमारी जो अंतःशक्तियां वो आनुवंशिक रूपरेखा है या हमारे आनुवंशिक जो ब्लूप्रिंट है वो इन परिपक्वता संबंधी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनका निर्धारण, उनके घटित होने का समय निर्धारित करती हैं और यही अंतःशक्तियां हैं। अर्थात बालक सबसे पहले खिसकने की प्रक्रिया को ही करेगा, अर्थात खिसकने की प्रक्रिया को या शारीरिक क्रिया को पूर्ण करने के बाद ही बालक फिर थोड़े प्रयास करता जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो घुटनों के बल चलने लगेगा। अब उसकी पेशियों का विकास थोड़ा हो रहा है, उसमें उसने ये भी सीख लिया है, खिसकना सीख लिया, घुटनों के बल चलना सीख लिया। अब क्या करेगा वो? ये क्रियाएं तो दोहराएगा ही सही, साथ ही साथ इन क्रियाओं के माध्यम से और प्रयास करता जाएगा और वही प्रयास जब 7 माह का समय आ जाएगा,
7 माह का समय आ जाएगा तब हम अनायास ही देखते हैं कि वो बालक बैठना शुरू कर देता है। तो वो अनायास बैठना शुरू नहीं कर देता है, उससे पहले की प्रोसेस वो पूरी करता है। ये पूरा एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है और इस निश्चित क्रम को निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? आनुवांशिक रूपरेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारी आनुवांशिक रूपरेखा द्वारा ये क्रियाएं निर्धारित की जाती है, फिलोजेनेटिक क्रियाएं जो परिपक्वता पर आधारित होती हैं। फिर अपन देखते हैं कि आगे से इन क्रियाओं का अभ्यास तो रहेगा ही उसके। फिर आगे से 7 माह में वो बिना सहारे बैठना शुरू कर दिया, 8 माह में सहारे से खड़ा हो जाएगा और 15 माह में हम देखते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से खड़ा होगा और चल सकता है। कहने का मतलब परिपक्वता, अधिगम और विकास, इनमें क्या संबंध है? तो परिपक्वता जो है वो परिपक्वता और विकास का घनिष्ठ संबंध है। परिपक्वता और विकास का घनिष्ठ संबंध है। पहली बात, परिपक्वता विकास में साधक भी है और बाधक भी है। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। मैच्योरेशन जो है वो विकास में साधक भी है और बाधक भी है। जैसा कि अपन ने देखा कि आप चाहो कि 7 महीने की स्थिति में बालक बैठने की स्थिति, 7 माह की अवधि में बालक बैठने की स्थिति में होता है, तो आप ये चाहो कि मैं ये जो विकास है अर्थात ये जो परिवर्तन है वो मैं 4 महीने में कर दूं और बालक को विशेष ट्रेनिंग दे दूं, विशेष अभ्यास करवा दूं, तो दैट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। इसलिए अपन ने क्या कहा कि विकास में बाधक। दूसरा, इसको इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं कि कोई 3 या 4 साल का बालक है या 5 साल का बालक है, तो हम चाहें कि उसको इतनी ट्रेनिंग दे दें कि वो कंप्यूटर का कीबोर्ड फास्टली चलाना शुरू कर दे, तो ये असंभव है। क्योंकि उसकी मतलब उंगलियां जो है, उंगलियों की जो पेशियां हैं वो इतनी मजबूत या परिपक्व नहीं हुई हैं कि वो उस कीपैड को उतनी गति से चला सके। तो इस तरीके से परिपक्वता विकास में बाधक भी है। वहीं विकास में साधक का मतलब क्या है कि जब हम विकासात्मक परिवर्तन के लिए बालक के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास होते रहते हैं, वो अभ्यास करता रहता है, वो अनुभव बढ़ता रहता है। जैसे खिसकना, घुटनों के बल चलना, फिर उन्हीं अभ्यासों और उन्हीं अनुभवों के माध्यम से वो एक तीसरी शारीरिक क्रिया को सीख जाता है, बैठने की। ये अनायास ही नहीं सीखता है, ये इतने सारे उसके अभ्यास होते हैं। किंतु साधक कैसे हुई कि अब वो बालक 7 माह की स्थिति में आ गया है, तो 7 माह में उसकी पेशियां, ये पीछे पृष्ठ भाग की जो पेशियां हैं या जो हड्डियां हैं वो बैठने की स्थिति में है, इतनी परिपक्व हो गई है कि वो बैठ सकता है, इसलिए वो बैठ रहा है। तो यह उस विकास में साधक भी होगी, अर्थात अब उसमें शारीरिक परिवर्तन बढ़ने लगे उत्तरोत्तर। तो इस तरीके से परिपक्वता और विकास का घनिष्ठ संबंध है और परिपक्वता जो है वो विकास में बाधक भी है और साधक भी है। तो आपको परिपक्वता से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं उनको ध्यान रखना है। परिपक्वता से संबंधित जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को फिलोजेनेटिक क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं परिपक्वता पर आधारित होती हैं और परिपक्वता क्या है? बालक की वंशानुक्रम से प्राप्त अंतःशक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। अर्थात एक बालक ने जैसे ही जन्म ले लिया तो उसका एक क्राइटेरिया निश्चित कर देती है। परिपक्वता क्या है? उस बालक के विकास की 4 दीवारी को निर्धारित करती है। आई बात समझ? परिपक्वता बालक के विकास की 4 दीवारी को निर्धारित कर देती है, अर्थात बालक के जो आंतरिक विशेषताएं हैं उनकी जो एक कैपेसिटी, एक चरमोत्कर्ष है, जो 4 दीवारी, उसका निर्धारण कौन करता है? परिपक्वता करती है। जैसे बालक को वंशानुक्रम में ऐसा गुणसूत्र आया है या वंशानुक्रम में ऐसी विशेषता माँ बाप से मिली है कि उसकी हाइट कितनी है, कितनी होनी चाहिए, उसके अनुसार 6 फीट होनी चाहिए, तो उसकी हाइट का क्राइटेरिया तय कर दिया, ये परिपक्वता।
उसके विकास का क्राइटेरिया तय हो गया है। अब उस क्राइटेरिया में, उस विकास की चार दीवारी में उसकी क्षमताओं की कैपेसिटी कितनी होगी, लंबाई की उसकी 6 फीट, ये वंशानुक्रम ने निर्धारित किया है। किंतु 6 फीट तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसे अच्छा वातावरण चाहिएगा, अर्थात प्रशिक्षण व अभ्यास के माध्यम से वो उन विशेषताओं तक जा सकता है। तो परिपक्वता क्या है, बालक की अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है, जिसमें एक बालक की जो वंशानुक्रम से जो प्राप्त शक्तियां हैं या वंशानुक्रम से जो प्राप्त क्षमताएं हैं, उसकी चार दीवारी को ये निर्धारित करती है। और वंशानुक्रम से प्राप्त शक्तियों और क्षमताओं को प्राप्त करने का कार्य एक अच्छा वातावरण और प्रशिक्षण व अभ्यास, अर्थात उसे एक अच्छा वातावरण मिलेगा और वो लगातार प्रशिक्षण और अभ्यास करेगा, तब जाके वो वंशानुक्रम से प्राप्त शक्तियों को वंशानुक्रम में मिली जो शक्तियां उनको वो ग्रहण कर सकता है। तो ये था परिपक्वता। साथियों, एक बार फिर मैं समझा देता हूं आपको। परिपक्वता अर्थात वंशानुक्रम से प्राप्त अंतः शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति है। परिपक्वता में वे शारीरिक क्रियाएं आती हैं जिन्हें फिलोजेनेटिक क्रियाएं कहते हैं और जिनका घटित होना एक निश्चित समय पे होता है, और उस निश्चित समय से पहले यदि हम उन क्रियाओं को प्राप्त करना चाहें या हम चाहें कि वो क्रियाएं समय से पूर्व घटित हो जाएं और उसके लिए हम बालक को कोई विशेष प्रशिक्षण भी दें, तो इसका कोई लाभ नहीं होता है। तो इस तरीके से परिपक्वता पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु परिपक्वता पर आधारित जो शारीरिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं तक पहुंचने के लिए अभ्यास की आवश्यकता जरूर होती है। अब अपन ये सोचें कि बैठना तो 7वें महीने में हो जाएगा, तो बालक को तो सिर्फ अपन तो क्या करेंगे, पालने में पड़ा रहने दें, उसको पालने में ही रखें। तो फिर ये परिपक्वता पर आधारित ये जो बैठने की जो घटना है वो 7 माह में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पूर्व की जो क्रियाएं उसको करनी थी, उन क्रियाओं को उसने अभ्यास पूर्वक संपन्न नहीं किया है, अर्थात उन क्रियाओं को करने के लिए बिल्कुल अभ्यास ही नहीं किया है। तो वो इस क्या परिपक्वता को प्रशिक्षण या अभ्यास प्रभावित करता है? तो परिपक्वता को प्रशिक्षण या अभ्यास प्रभावित नहीं कर सकता। यदि कोई बालक परिपक्वता की दृष्टि से पूर्ण नहीं है, अपरिपक्व है, अर्थात कोई छोटा बच्चा है, शिशु है, जो अभी 5 माह की स्थिति नहीं है, और हम चाहें कि उसको 5 माह का बालक है, उसको कोई विशेष ट्रेनिंग दें या इतना अभ्यास करवाएं कि वो 7 माह में घटित होने वाली जो क्रिया है, परिपक्वता पर आधारित 7 माह में घटित होने वाली क्रिया है, उसको पूर्ण कर ले, अर्थात वो 5 माह में बैठना सीख जाए। दैट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। उसी तरीके से 15 माह का जो बालक है, अर्थात 15 माह तक जितनी भी क्रियाएं, खिसकना, घुटनों के बल चलना, बैठना, रेंगना, फर्नीचर पर बिठाना या फर्नीचर की सहायता से खड़ा होना, लड़खड़ाना, चलना, सहारे से चलना, तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, यदि इन सब प्रक्रियाओं से वो नहीं गुजरेगा, तब तक वो चाहे 15 माह का हो जाए पर वो खड़ा नहीं हो सकता है। साथ ही अब कोई 10 माह का बालक है और हम चाहें कि नहीं, हम तो इसको विशेष ट्रेनिंग देकर, विशेष प्रशिक्षण या अभ्यास देकर इसको 11वें माह में ही स्वतंत्र रूप से चलना सिखा दें, तो यह असंभव है, क्योंकि उसकी पेशियों का विकास इतना नहीं हुआ है या वो उसकी पेशियां इतनी परिपक्व नहीं हुई हैं
कि वो 15 माह तक का जो अभ्यास उसको करना था वो अभ्यास नहीं करके वो 11 माह में उसको कंप्लीट कर दे। अर्थात उसको चलने के लिए, स्वतंत्र रूप से चलने के लिए कम से कम 14 माह तक प्रशिक्षण, 14 माह तक अभ्यास करना होगा। इससे पूर्व की जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं उनसे गुजरना ही होगा। उससे पहले उसे कितना भी प्रशिक्षण दिया जाए वो उन क्रियाओं को प्राप्त करने में किसी भी तरह का लाभ नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि परिपक्वता से पूर्व बालक को वे क्रियाएं त्वरित रूप से संपादित करवाने के लिए हम विशेष प्रशिक्षण देंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात परिपक्वता पर आधारित शारीरिक क्रियाओं पर अभ्यास का नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है, नाम मात्र का प्रभाव पड़ेगा, नहीं के बराबर। कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता प्रशिक्षण के माध्यम से। जब तक वो मैच्योर नहीं होता तब तक उस क्रिया को संपन्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये परिपक्वता को मैंने आपको समझाया है। अभी अपन ने विकास और परिपक्वता के बारे में जाना था और अधिगम की भी इसमें क्या भूमिका वो भी अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं कि विकास जो है एक सिद्धांत भी है। विकास परिपक्वता व अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम है। अर्थात परिपक्वता व अधिगम की उपज है। विकास क्या है? परिपक्वता व अधिगम की उपज। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं इसको, परिपक्वता व अधिगम की उपज। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्शन ऑफ maturation and learning. Development is the production of maturation and learning. बालक के जन्म से पूर्व जब गर्भावस्था में रहता है तो तब सर्वाधिक उसके विकास में सहायक होता है परिपक्वता। अर्थात तब उसमें जितना भी जो भी विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिपक्वता की। प्री नेटल स्टेज अर्थात जन्म पूर्व अवस्था में। किंतु जैसी बालक जन्म ले लेता है उसके बाद परिवर्तन और अधिगम दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परिपक्वता और अधिगम दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अधिगम अर्थात अभ्यास और प्रशिक्षण। अब उसके व्यवहार में जितने भी परिवर्तन होंगे वो सब अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से होंगे। अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से होंगे। और साथ ही साथ अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से जो जो परिवर्तन होंगे उनको स्थायित्व प्रदान करने का काम किसका रहेगा? परिपक्वता का। अर्थात परिपक्वता पर आधारित जो जो भी शारीरिक क्रियाएं होंगी वो कहीं ना कहीं अभ्यास और प्रशिक्षण पर आधारित क्रियाओं के बाद ही परिपक्वता पर आधारित क्रियाएं वो प्राप्त कर सकता है, उन क्रियाओं तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से विकास में परिपक्वता व अधिगम की महती भूमिका है। परिपक्वता व अधिगम की महती भूमिका है। एक बालक 15 माह का बालक चलता है, 15 माह का बालक चलता है। ये कौन कह रहा है? परिपक्वता कह रही है कि 15 माह का बालक हो जाएगा और वो चलना शुरू कर देगा। अर्थात 15 माह तक का बालक होगा तो 15 माह तक उसको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास और प्रशिक्षण करना पड़ेगा। अभ्यास और प्रशिक्षण किसका करेगा? वो
मांसपेशियों को, अपनी जो पेशियां हैं उनको गति देने का, अर्थात इससे पूर्व की जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं जो चलने तक ले जाती हैं, चलने तक आती हैं, चलने से पहले की, बैठना, घुटनों के बल चलना, खिसकना, रोलिंग करना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब क्रियाओं से उसको गुजरना पड़ेगा। और उन सब क्रियाओं में भी वो पूर्णता या परफेक्शन कब ला पाएगा? अभ्यास के माध्यम से ला पाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बालक के संपूर्ण विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों ही आवश्यक है। परिपक्वता और अधिगम दोनों ही आवश्यक है। जहां परिपक्वता नियत समय पर उन शारीरिक क्रियाओं को घटित करती है, वहीं अभ्यास उन शारीरिक क्रियाओं में दक्षता लाने का, कार्यकुशलता बढ़ाने का काम करता है। तो परिपक्वता व परिपक्वता व अधिगम की अंतः क्रिया का परिणाम क्या है? विकास। विकास परिपक्वता व अधिगम की उपज है। अब इसको एक फार्मूले से अपन समझते हैं। परिपक्वता इंटू अभ्यास प्रशिक्षण अर्थात अधिगम बराबर विकास। विकास इन दोनों पहलुओं का, इन दोनों तत्वों का योग नहीं है, इन दोनों का गुणनफल है। यदि परिपक्वता भी है और उसके साथ ही साथ अभ्यास प्रशिक्षण या अधिगम भी है, तो निश्चित रूप से विकास होगा, उपलब्धि प्राप्त होगी, उपलब्धि प्राप्त होगी। परिपक्वता इंटू अभ्यास 0, प्रशिक्षण 0, अधिगम 0, तो क्या हो जाएगा? 0 उपलब्धि, 0 उपलब्धि। 0 परिपक्वता और अधिगम या अभ्यास या प्रशिक्षण, फिर भी उपलब्धि कैसी हो जाएगी? 0 उपलब्धि होगी, अर्थात 0 क्या हो जाएगा? 0 अधिगम, 0 अभ्यास प्रशिक्षण या अधिगम, 0 उपलब्धि। बस इस फार्मूले से हम समझ सकते हैं कि विकास में परिपक्वता और अभ्यास की क्या भूमिका है। परिपक्वता और अभ्यास का गुणनफल ही क्या है? विकास है। परिपक्वता होगी किंतु अधिगम, अभ्यास, प्रशिक्षण 0 होगा तो उपलब्धि भी 0 होगी। और 0 परिपक्वता है और अधिगम कितना भी करवा ले हम, तो भी उपलब्धि क्या होगी? 0 होगी, 0 उपलब्धि ही होगी। अर्थात ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो विकास परिपक्वता व अधिगम की अंतः क्रिया का परिणाम है। इस तरीके से विकास, परिपक्वता व अधिगम, इन तीनों में क्या संबंध है और ये तीनों एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। परिपक्वता व अधिगम किस तरीके से विकास को प्रभावित करता है और विकास और परिपक्वता में क्या संबंध है, परिपक्वता व अधिगम में क्या संबंध है, ये हमने इस क्लास में अपन ने पढ़ा। अब ये जो मुख्य ये 2-3 जो बातें थी जिनको हमें समझना बहुत जरूरी था और प्रश्न यहीं से बनता है, प्रश्न यहीं से बनता है। तो हमें यही ध्यान रखना, आपसे यदि कोई प्रश्न पूछा जाए कि यदि परिपक्व अवस्था प्राप्त मतलब परिपक्वता प्राप्त करने से पूर्व ही यदि बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने हेतु विशेष प्रयास या विशेष प्रशिक्षण दिया जाए तो इससे क्या लाभ होगा? तो इससे 0 के बराबर लाभ होगा, नहीं के बराबर लाभ होगा।
अर्थात परिपक्वता का समय हो गया है और वो समय अभी आ गई है, और यदि उसे हम अभ्यास करवाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कुशलता ला सकता है। 7 माह का बालक बेचना ये क्रिया करेगा, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम अभ्यास करवाएं उसको तो वो और त्वरित गति से आगे की तरफ बढ़ सकता है, उससे पहले नहीं। तो परिपक्वता पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे विकास के सिद्धांत इस टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।